धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। नमस्कार। धाकड़ खबर के खास सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस सेगमेंट में हम उन विषयों पर बात करते हैं जिस पर आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। आज भी हम ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं आज देश के जाने माने पत्रकार उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जाना पहचाना चेहरा हैं। आप राज्यसभा टीवी के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स जैसे तमाम बड़े अखबारों में आपने वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं और टीवी और अन्य माध्यमों में आप लगातार उन्हें देखते आ रहे होंगे। उनकी अनेक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हाल ही में उनकी एक किताब गाजीपुर से क्रिस्टोफर भी अभी काफी पॉपुलर हुई है और तमाम जगह खूब चर्चाओं में है। उर्मिलेश जी जेएनयू के स्कॉलर हैं और मीडिया के मुद्दों पर बड़ी खुलकर बोलते हैं। आज हमारा मुद्दा मीडिया से जुड़ा हुआ ही है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक मामले में टिप्पणी दी है कि सोशल मीडिया देश का जो है वो बेकाबू हो गया है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है और उसकी खबरों से सांप्रदायिक तनाव फैलता है और देश की बाहर बदनामी होती है दुनिया में। इस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे उर्मिलेश जी से। उर्मिलेश जी का इस मामले में क्या सोचना है, क्या उनकी राय है, क्या वाकई देश में सोशल मीडिया बेलगाम है? हालांकि सोशल मीडिया को लेकर हम कहें तो अभी उसकी पहुंच इतनी तो नहीं है जितनी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की है। और ये जो मामले जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो ये टिप्पणी आई है, वो जिस मामले को लेकर थी वो तबलीगी जमात को लेकर जो एक याचिका दायर की गई थी और उसमें जो शिकायत थी वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया को थी, उनके खिलाफ शिकायत थी। लेकिन जो टिप्पणी आई है वो आई है सोशल मीडिया को लेकर और सोशल मीडिया को लेकर ऐसी कोई शिकायत वहां पर की भी नहीं गई थी। ये ठीक है कि देश में सोशल मीडिया को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा प्रभावी नियम लागू नहीं हुए हैं। आईटी एक्ट हमारे यहाँ बन चुका है और उसको लेकर अनेक हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब अपने यहाँ सुनवाई करने को तैयार हो गया है। लेकिन ये किस तरह से बात मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया की ओर शिफ्ट हो रही है, इस पर हम उर्मिलेश जी की आज राय जानना चाहेंगे। उर्मिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि एक हमारे यहाँ देसी कहावत है कि धोबी पर बस नहीं चला तो गधे के कान उठने लगे, क्या ऐसा आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जिन आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में सही कहा कि जो याचिकाएं लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में और जिन पर विचार हो रहा था, जिन पर सुनवाई चल रही थी, उस दरमियान जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 3 जजों की जो बेंच थी उसको लीड कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सभी तरह के मीडिया की बात की, लेकिन उस बातचीत के क्रम में सोशल मीडिया पर जो फोकस है वो काफी केंद्रित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चर्चा में सभी तरह के मीडिया की बात की और वही दरअसल विषय भी था। आपका यह भी कहना सही है कि तबलीगी जमात के कवरेज को लेकर, जैसे आपको याद होगा कि 2000 के शुरुआती दौर में, मार्च वगैरह में जब ये सब स्थितियां पैदा हुई थी, तो देश के कुछ टेलीविजन चैनल जो मेन स्ट्रीम चैनल माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि भारत में जो कोरोना है वो कोरोना जिहादियों के जरिए आ रहा है और ये कोरोना जिहादी और कोई नहीं है, निजामुद्दीन इलाके में जो मरकज है वहां पर जो तबलीगी जमात के लोग आए हैं, कुछ देश के हैं, कुछ विदेश के हैं, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसके पहले दिलचस्प बात यह है कि कोरोना से कुछ लोगों की मौतें हो चुकी थी, कुछ मामले संभवतः जहां तक याद आ रहा है कुछ 100 मामले दर्ज हो चुके थे और उस समय भारत के एयरपोर्ट्स पर बाहर से आने वाले जो जहाज थे उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी।
एयरपोर्ट्स पर काफी समय तक, जबकि पूरी दुनिया में कई जगह कोरोना का प्रकोप हो चुका था, लेकिन अपने यहाँ जो एयरपोर्ट्स पर तैयारी होनी चाहिए थी वैसी कुछ भी नहीं थी। तो लेकिन तबलीगी जमात नाम का जो एक संगठन है वो उसके चपेट में आ गया और मीडिया को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, या मीडिया के पीछे जो लोग थे, जो लोग मीडिया को भारत में ढोलक की तरह बजाते हैं, तो हो सकता है उनके दिमागों में ये बात आई हो कि क्यों ना विफलताएं जो निकट भविष्य में सामने आनी आनी है, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए हम इस तरफ मोड़ दें, और इस तरह से तबलीगी जमात का मामला उठ गया। तो ये याचिकाएं तबलीगी जमात को खलनायक बनाने या कोरोना का जिहादी बनाने को लेकर हैं, और उस पर एक तरह से आपत्ति दर्ज करती हैं और मीडिया पर निगरानी या उनके नियमन की बात करती हैं, या उनको कैसे ऐसा न करने दें भविष्य में, इस पर वो याचिकाएं अपील करती हैं। लेकिन इसमें नीलेश जी, मैं आपको यहाँ पर रुक रहा था। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय की इस बात को तो बिल्कुल कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि अगर देश की कहीं बदनामी होती है या मीडिया, चाहे उसका मीडिया का कोई भी सेक्शन हो, अगर वो सांप्रदायिकता फैलाता है तो उसको रेगुलेट किया जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स, तमाम टीवी चैनल्स, दो चार को छोड़ दे तो इस तरह से एजेंडे पर काम करते हैं, लगता है जैसे सुबह कहीं से कोई एजेंडा जारी होता है और शाम तक सब उसी पर ही राग दरबारी शुरू कर देते हैं। कभी तबलीगी जमात पर शुरू कर देंगे, तो कभी तालिबान पर कर देंगे, कभी किसी फिल्म स्टार की मौत पर कर देंगे, कहीं किसी के आपस में कहीं कोई विवाद को कर देंगे। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हमारे यहाँ टीवी चैनल्स द्वारा रिपोर्टिंग की जाती है, और उसमें भी कोई सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा कोई रेगुलेटर, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपने आप खुद ही उनको अपने आप को सुधारना है और वो उसको संज्ञान लेते नहीं। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि हम जिस पर बात करनी चाहिए उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो बड़ी शाइस्तगी से धीरे से सरका कर बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, मसला ये उठा उस दिन की सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई शुरू की, तो अचानक ये शिफ्ट कर गया मामला सोशल मीडिया पर ज्यादा, और मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने, अखबारों ने भी जानबूझकर सोशल मीडिया को ही रिपोर्ट ज्यादा किया, क्योंकि उनको लगा कि हम अपने बारे में क्यों रिपोर्ट करें। तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसमें सोशल मीडिया को खलनायक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आपका ये बिल्कुल कहना सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर न्यूज चैनल पर कोई निगरानी नहीं है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखिए, निगरानी के तंत्र हमारे पास है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो मेन रेगुलेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए इन लोगों ने अपना एक मैकेनिज्म बना रखा है, जिसमें मालिकों के नुमाइंदे होते हैं, कुछ तथाकथित एडिटर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो संचालक हैं टीवी चैनल के, वही होते हैं। तो ऐसी कोई निगरानी पूरी दुनिया में नहीं होती है, या ऐसा कोई नियमन नहीं होता है जैसा कि टेलीविजन चैनलों को सरकार ने मुफ्त का दे रखा है। और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जहां तक सवाल है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो मुख्य रेगुलेटर है, वो किसी भी चैनल पर तभी कोई निगरानी या नियमन का अपना डंडा चलाती है जब सरकार के विरुद्ध जाने वाली कोई बात या सरकार की आलोचना में जाने वाली कोई बात सामने आ जाती है। जैसे आपको याद होगा, कुछ साल पहले पठानकोट में जो एक हमला, आतंकी हमला हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो एक चैनल की रिपोर्टिंग थी, उससे सरकार बहुत नाराज हो गई, और ऑल ऑफ सडन उस चैनल को कुछ समय के लिए उन्होंने सस्पेंड करने की बात की, उसके प्रसारण को। फिर वो मामला कोर्ट में गया और खैर कोर्ट से राहत भी चैनल को मिली। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी न्यूज चैनलों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, मैं इसको बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि ये दरअसल उस चैनल में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, उसमें जाहिर है पत्रकार हैं जो कुछ साल पहले तक ठीक ठाक कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इतने घटिया स्तर पर जाकर के रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन या प्रोग्रामिंग होती थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गलतियां, कमियां पहले भी थी। बहुत शानदार मीडिया हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। हमारी डेमोक्रेसी बहुत शानदार नहीं है, तो हमारा मीडिया भी शानदार नहीं होगा, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें। लेकिन चैनल्स की ये बुरी स्थिति कभी नहीं थी जो आज हो गई है पिछले 7-8 सालों से। तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे चैनलों के चलाने वाले जो मालिकान हैं और सत्ता को चलाने वाले जो मालिकान हैं, इनके बीच में दुरभिसंधि है।
और निश्चित रूप से जो पत्रकार है वो एक औजार की तरह है। उसको ये थोप दिया गया है कि तुम यही दिखाओ, देश में कुछ भी घटित होता रहे, तालिबान दिखाओ, तालिबान दिखाओ, तालिबान का स्क्वाड दिखाओ जो आत्महत्या कर लेता है बम विस्फोट करने के लिए, आत्मघाती दस्ता। अब क्या रिलेवेंस है इसको दिखाने का? अब बताइए, इतने दिन हो गया तालिबान के मामले को, अभी भी तालिबान 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 रोज। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, उनकी आत्महत्या या मौत जो भी कहा गया उस समय, आज फिर कुछ दिन पहले एक और अभिनेता के बारे में इसी तरह से कहानी सुबह से लेकर रात तक प्रचारित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो पता चला कि नहीं, वो तो मौत है। और मौत में भी वो हार्ट अटैक का मामला सामने आ गया। किसी की भी मौत दुखद है, लेकिन जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उस पर डिस्कशन कराया गया, ऐसा लगा जैसे कि अब मैं उस नौजवान की मौत पर मैं बहुत दुखी हूँ, उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। लेकिन आप कवरेज देखिए इंडियन मीडिया का उस घटना पर, आप बताइए, देश का कोई बहुत बड़ा अभिनेता, बहुत बड़ा गायक, बहुत बड़ा संगीतकार, अगर उसका इंतकाल कभी हुआ 90 साल की उम्र में या 85 साल की उम्र में, पूरी उम्र अपनी काटने के बाद, तो ये चैनल उसको कैसे दिखाएंगे? एक सवाल उठता है कि ये क्या क्यों दिखाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो देश की, समाज की सच्चाइयां हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो भी पाते हैं उसको ये दिखाते हैं। एक तरह का ये ट्रिविलाइजेशन है ताकि लोगों के सामने डाइवर्ट किया जा सके ध्यान, और हल्का बनाया जा सके सब कुछ। आज आप देखिए, आज मुजफ्फरनगर, बिल्कुल आपके सवाल के जवाब में अंतिम लाइन, कि मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी किसान पंचायत है, इतनी बड़ी किसान पंचायत हाल के दिनों में नहीं हुई थी। उस मैदान में इतनी बड़ी सभा कहीं भी नहीं हुई थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। मैंने आंखों देखा, टेलीविजन पर एक आध टेलीविजन दिखा रहे हैं। लेकिन जी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसानों के आंदोलन से सहमत हों और सहमत हों, अलग बात है, लेकिन कवरेज देखिए, ज्यादातर भारत के चैनल, 95 या 99% चैनल उसको दिखा ही नहीं रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं वो स्वयं आप देख लीजिए, उनका कंटेंट क्या है। तो ये क्या मतलब इसके पीछे है? तो अब हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो सोशल मीडिया को पर लगाम कसने की बात कर रहा है, ठीक है, कहीं भी गलत होगा उसको करना चाहिए। हम मानते हैं सोशल मीडिया में भी बहुत निगेटिविटी है और बहुत, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट से संचालित कई ऐसे वेबसाइटें हैं, कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके न होने से समाज में और ज्यादा खुरापात पैदा होती। अब आप सीए एनआरसी का देख लीजिए, उस दौर का, अभी किसानों के मसले को देख लीजिए, दिल्ली के दंगों को देख लीजिए, निर्दोष लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया। अगर ये यूट्यूब चैनल सच्चाइयों को सामने नहीं लाते तो क्या जुल्म ढाया जाता निर्दोष लोगों पर? तो इसलिए सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव पक्ष है, जब मीडिया सत्ता के अधीन हो गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो यही सोशल मीडिया, यही यूट्यूब चैनल, यही जो वेबसाइटें हैं, वही जनता की आवाज बनकर सामने आए हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि इस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए। जी नहीं, जिस तरह से अभी ये सोशल मीडिया को ही खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक सरकार के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसीलिए उसे रेगुलेट करने की बातें अब की जा रही हैं? क्योंकि ये जो आईटी एक्ट था, अगर सपोज इसमें कुछ हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं गया होता और याचिकाएं दायर नहीं की गई होती, तो ये तो लागू हो जाता, और लागू हो जाता तो फिर तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कोई भी आता है और अपना एक चैनल शुरू कर लेता है, 1 मिनट में कुछ भी कह देता, ये तो जनता अपनी बात कह रही है कि उसके अपनी बात कहने का अधिकार छीनने की जो बात अब हो रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये सोशल मीडिया वाकई देश के लिए, सरकार के लिए कोई खतरा है? नहीं, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं कि जो न्यूज चैनल जिनके पास लाइसेंस है सरकार का और जिनके पास ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के दायरे में जो आते हैं उनके रेगुलेशन के, आखिर क्या वजह है कि अभी तक भारत में सुंदर दर्शन देने वाले चैनल, बहुत बहुत सुंदर दर्शन देते हैं चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसी भी चैनल का, तो जी ये जो चैनल जो दिन रात खुराफात दिखाते हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं, सांप्रदायिकता का प्रचार करते हैं, आखिर इन चैनलों पर क्यों नहीं लगाम कसी गई कभी? क्यों हमेशा सोशल मीडिया की बात की जा रही है? तो उसकी वजह, रवि, आपके सवाल में छुपा है जवाब भी, कि चूंकि अभी देश में जो प्रिंट मीडिया है
उसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ एक अंग्रेजी अखबारों को छोड़कर सभी जो हैं चैनलों की तरह पत्रकारिता कर रहे हैं, खासकर हिंदी के अखबार। जी वो तो बिल्कुल वही हालत है जो मेन स्ट्रीम चैनलों की है। तो अंग्रेजी अखबारों को अगर मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टेलीग्राफ में कुछ ठीक ठाक कहानियां छप भी जा रही हैं, तो भैया कितने लोग उसको पढ़ते हैं अंग्रेजी अखबारों को? और जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या समाज में बेहतरी के लिए ज्यादा उनकी इच्छा है? वो तो अपना इस्टेब्लिशमेंट जैसा भी उनका है उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। वो इस देश में नहीं रहेंगे, किसी और देश में चले जाएंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे, किसी और शहर में चले जाएंगे, उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं, उनके कारोबार सुरक्षित हैं। तो अंग्रेजी का पाठक प्रिविलेज है, थोड़ा बहुत प्रिविलेज है, लेकिन जो असल लोग हैं वो तो हिंदी पढ़ते हैं, वो लोग तो तमिल, तेलुगु और मराठी पढ़ते हैं। तो इन अखबारों को बिल्कुल न्यूज चैनलों की तरह बिल्कुल हल्का बना दिया गया है, बिल्कुल फालतू बना दिया गया है। तो ऐसे में कौन पत्रकारिता कर रहा है? न्यूज चैनल नहीं कर रहे हैं, अखबार नहीं कर रहे हैं हिंदी के, तो कौन कर रहा है? वेबसाइटें कर रही हैं, यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, यूट्यूब पर भी कई खुराफात होती है, बहुत वहां भी शरारती तत्व हैं, तो आप उनको पकड़िए ना। उनको, उनके लिए आपके पास बेहद कानून है, इतने कानून है अपने देश में। भारत दुनिया के उन देशों में है रवि जी जहां पर क्राइम को रोकने के लिए या गलतियों को रोकने के लिए दुनिया में सबसे अधिक कानून भारत में है। जी बिल्कुल। इसके लिए एक तो ब्रिटिश जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है और उसके बाद भारत में जो हुकूमतें बनी वो जिम्मेदार हैं। इतना कानून दुनिया के किसी देश में नहीं है और इतना विशद संविधान भी दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि और एक बने और कानून बने और कानून बने। अरे भाई, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हमारे देश के आईपीसी, सीआरपीसी में कानून नहीं है। किसी भी पत्रकार पर आप लगा सकते हैं, अगर वो गलत खतरनाक बात कर रहा है, सांप्रदायिकता को भड़काने वाली बात कर रहा है, उसके लिए आपके पास कानून ऑलरेडी है। तो जो जो जिन चीजों के लिए दवा आपके पास है, तो नई नई दवा क्यों इजाद कर रहे हैं? दवाओं का तो दुरुपयोग हो जाएगा। अगर मर्ज को ठीक करने के आपके पास दवाएं हैं तो इतनी दवाओं का आविष्कार, इतनी दवाओं का उत्पादन क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि जो शासन में बैठे लोग हैं और जो संभ्रांत नागरिक हैं देश के, उनके सामने भी एक बड़ा सवाल मैं करता हूं कि अगर कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद है तो उनका इस्तेमाल हमारी सरकारें क्यों नहीं करती हैं? हमारी सरकारें इस्तेमाल करती हैं उन निर्दोष नागरिकों की, उनके खिलाफ जो वाकई समाज की बेहतरी चाहते हैं, और इसके असंख्य उदाहरण हमारे साथ, हमारे यहाँ मौजूद हैं। कितने पत्रकार ऐसे हैं जो फिरका परस्ती और दंगाई मानसिकता को भड़काते हुए जिनको गिरफ्त में लिया गया है? आप बताइए। जिन लोगों ने तमाम ऐसी गलतियां की हैं उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, और जो लोग वाकई शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनको दुनिया भर में सराहा जा रहा है, उन पर एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। जी जी। उर्मिलेश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था। जैसे मैं अभी देख रहा था रविशंकर रवि का एक इंटरव्यू, जब ये आईटी एक्ट की बात की गई थी, उसको लागू करने की घोषणा की गई थी, तो उस समय साफ उनकी बातों से झलक रहा था कि सोशल मीडिया में, खासतौर पर फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स और यूट्यूब को लेकर कितना जहर सरकार या सरकार के मंत्रियों के दिलों में है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है सोशल मीडिया पर, क्या सरकार की उस मंशा को और बल नहीं मिलेगा कि किसी तरह से भी सोशल मीडिया पर नकेल कसी जाए? क्योंकि सोशल मीडिया ही उनके इशारों पर इस समय चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वरना जैसे कि आपने कहा कि तमाम टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर तो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं जो सरकार की मंशा के अनुरूप है। देखिए, बात यह है कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल एक जमाने में जो मौजूदा सत्ताधारी संरचना है उसके नेताओं और उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने जबरदस्त इस्तेमाल इसका किया। जी और ये मीडिया में भी इस पर काफी लिखा गया, किताबें तक आई कि कैसे 2014 से पहले इसी पार्टी ने जबरदस्त इस्तेमाल सोशल मीडिया का किया था, अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये अनुभवी लोग हैं, सिद्धस्त लोग हैं। अब इनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पर जो वैकल्पिक विचार आ रहे हैं और बड़े ताकत के साथ उभर रहे हैं, तमाम नौजवान कस्बों में, शहरों में, गांवों तक में जाकर के, और वहां की सच्चाइयों को सामने ला रहे हैं, तो सोशल मीडिया का जो एक संकेंद्रण था इन लोगों के हाथों में, वो उसका
एक तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है, या यूं कहा जाए उसका डेमोक्रेटाइजेशन भी हो रहा है। तो एक तरफ सोशल मीडिया वो है जो नफरत फैलाता है, उस पर अगर अगर सुप्रीम कोर्ट का जोर है कि उसको हम नहीं करने देंगे ऐसा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल इस मनोभाव के साथ हूं, उनके विचारों के साथ हूं। लेकिन अगर आप गेहूं को दरने के नाम पर घुन को, यानी सॉरी, जो एक कहावत है ना कि घुन को निकालने में क्या गेहूं के साथ क्या हो जाएगा, या घुन गेहूं को घुन भी पिस जाएगा। घुन भी पिस जाएगा। तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप निशाना कहीं और बात किसी और की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में हरगिज ऐसा नहीं कह सकता। मैं अभी भी मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर इस बात का संज्ञान है, उन्होंने जरूर इस बात को महसूस किया है कि सांप्रदायिकता फैलाने, भड़काने वाली चीजों पर जरूर कोई न कोई निगरानी और नियमन होना चाहिए। ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान देना पड़ेगा माननीय कोर्ट को कि हमारी सरकार के हाथ में ऐसे नियमन के हथकंडे न थमा दिए जाएं, रेगुलेशन के, जिनका इस्तेमाल केवल सही लोगों के खिलाफ हो और कम्युनल जो टेंशन या कम्युनलिज्म भड़काने वाले जो तत्व हैं उनको लेकर वो बिल्कुल खामोश रहे। अब मैंने बताया कि कुछ चैनलों के संचालक ऐसे हैं जो सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं के साथ खड़े होते हैं, कभी वो त्रिशूल चमकाते हैं, कभी वो पिस्तौल लेकर पर्दे पर आ जाते हैं या किसी समारोह में, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन उन पर कोई निगरानी नहीं, उन पर कोई वो नहीं। तो हमारा ये कहना है कि भारत में रेगुलेशन की जो जिम्मेदारी है टेलीविजन चैनलों की या अखबारों की, वो फेल कर गई है। प्राइवेट जो चैनल हैं उन्होंने अपनी अपनी निगरानी के लिए अपने बनाए तंत्र वो सारे फेल किए हैं। वहां कहीं कोई निगरानी नहीं है, कोई उनकी बात नहीं मानता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना था वर्षों पहले, दशकों पहले, वो भी एक तरह से निष्प्रभावी है, क्योंकि वो भी प्रिंट मीडिया को बिल्कुल निगरानी उसकी नहीं कर पा रहा है, कोई नियमन नहीं कर पा रहा है। कभी कभी माफी जरूर मांग लेते थे अखबार, आजकल वो भी नहीं करते। तो मेरा यह कहना है कि भारत की पार्लियामेंट में 2012-13 के दौरान एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, और उसका जो नेतृत्व है पार्लियामेंट्री कमेटी का, उस समय इंद्रजीत सिंह कर रहे थे, जो बीजेपी के माननीय सांसद हैं। तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिकमेंड किया था भारत की संसद को और भारत की सरकार को कि एक मीडिया काउंसिल क्यों न बने, जिसमें कि सभी तरह के मीडिया के रेगुलेशन का दायित्व जिसको सौंपा जाए। इसलिए मेरा मानना है रवि जी कि रेगुलेशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत खूबसूरत, बहुत महत्वपूर्ण कुछ रिकमेंडेशन गए थे, और उसको पार्लियामेंट ने या सरकार ने जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो हमारा ये कहना है कि भारत में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो यूरोप या दूसरे और मुल्कों की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार के हाथ में सब कुछ ना हो, एक इंडिपेंडेंट किस्म का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी हों, और बेशक सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश या कोई भी कार्यकारी जो जस्टिस हैं वो उसके चेयरमैन बने, और उसमें सोशल साइंटिस्ट हों, उसमें एक्सपर्ट्स हों तमाम तरह के, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया सबको समझते हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदों का उसमें बहुमत नहीं होना चाहिए, ताकि सरकार की से केवल न चले, एक इंडिपेंडेंट किस्म का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस, या चीफ जस्टिस किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसा मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पे सुझाव है। बहुत अच्छा सुझाव आपका है कि इस तरह से कोई इंडिपेंडेंट, कोई समिति, कोई कमेटी, कोई पावर का केंद्र ऐसा होना चाहिए जो चीजों को रेगुलेट करे, और सरकार के पास उसका बहुमत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपने। सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें कहा कि उसके जजेस भी अगर उसमें हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे अभी लगा जैसे आपकी बातों में यह देखना, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये बयान आया रमन्ना साहब का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि सब ये सोशल मीडिया किसी की सुनता नहीं है, जजों के खिलाफ भी बोलते हैं और ये कोई जवाबदेही इनकी नहीं होती। क्या आपको लगता है वाकई बेलगाम है हमारा सोशल मीडिया? इसको लेकर इतनी सख्ती की जरूरत है जितनी मंशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बातों से दिखाई देती? नहीं, हमारा कहना है कि सोशल मीडिया में अगर बेलगाम लोग हैं और जो कम्युनलिज्म या नफरत
या आई मीन हेट न्यूज या फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो उनकी शिनाख्त की जाए, उनकी शिनाख्त करके और सरकार से पूछे माननीय कोर्ट कि आपने इनको आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की। आप इसके लिए अगर 10 इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो नफरत फैलाते हैं, आप देख लीजिए वो कौन है। इस देश में हेट न्यूज और फेक न्यूज का झरना कहां से फूटता है, फव्वारा कहां से फूटता है, आप बताइए। कई ऐसी सेल बनी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जो झूठ उगलती रहती हैं, फर्जी न्यूज देती रहती हैं, आल्ट न्यूज जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सपोज करते रहते हैं बार बार। अब आप बताइए किसने, किस सोशल मीडिया ने ये प्रचारित किया था कि ये 2000 रुपए के नोट में चिप्स लगी हुई है, कोई नैनो चिप्स या क्या। मैं किसी चैनल के बारे में का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि कहां से आया था। क्या किसी सीरियस वेबसाइट ने, न्यूज पोर्टल ने ये खबर दी थी? किसने दी थी? तो मेरा ये कहना है कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हेट न्यूज, फेक न्यूज, झूठी खबरें प्रचारित करते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, सरकार को कहिए, माननीय कोर्ट कहे सरकार को कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। बेंगलुरु में एक बार कम्युनल टेंशन हो गया, मुझे आज भी याद है कि एक सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म था, किसी जगह से, वेबसाइट से या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब से, मुझे इस समय एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसी बात हुई थी, बहुत ही गंदी, बहुत ही बेहूदी बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइडेंटिफाई करके उसको एग्जीक्यूट किया गया था, राज्य सरकार ने किया था। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन अगर सत्ता संरचनाओं में बैठे लोग ही फेक न्यूज और हेट न्यूज को प्रोटेक्शन देंगे तो फिर कैसे ये चलेगा। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आपकी बात से उर्मिला जी ये अर्थ निकाल रहा हूं कि देश में फेक न्यूज और सांप्रदायिकता फैलाने वाली खबरें केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी प्रमुखता से दिखाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और उस पर कवरेज होती है। और सरकार को इसके लिए कोई गंभीर प्रयास करने चाहिए। खाली सिर्फ आपको गधे के कान उमेटने से नहीं चलेगा, धोबी के भी कान पकड़ने पड़ेंगे। फर्जी खबर जो भी दिखाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार हो, टीवी हो, उनकी नकेल कसी जानी चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने वाली खबरों की कतई इस देश में इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। और इनको रेगुलेट करने के लिए जो कमेटी बने, समिति बने, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, और उसमें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि सरकार का उसमें बहुमत ना हो। मुझे लगता है आपकी बात लगभग यही है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जी जी, तो हम अपनी बात को आज यहीं विराम देते हैं। उर्मिला जी ने आज हमें बहुत समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, और देश के तमाम लोगों को जो इस टीवी चैनल को देख रहे हैं उनकी भी जानकारी में ये बात आई होगी कि बात वो नहीं है जो बताई जा रही है, और बात क्या है वो वह है जो अभी उर्मिला जी ने इशारों इशारों में कही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।